ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। और सबसे पहले 4 बड़ी खबरों की बात करते हैं जिन्हें आगे विस्तार से हम आपको दिखाएंगे। पहली खबर आतंकी तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई, जिससे दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर में पूछताछ हो रही है। राणा को 14/14 की सेल में रखा गया है, जहां एनआईए की टीम उससे सवाल जवाब कर रही है। इसके बाद दूसरी खबर बिहार से होगी, जहां महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर मतभेद सामने आ रहा है। तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी के दावे से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। तीसरी खबर तमिलनाडु से है, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच हुआ गठबंधन। चेन्नई में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। और चौथी खबर कुदरत के कोहराम से जुड़ी हुई होगी। उत्तर भारत में आंधी तूफान और बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। यूपी, बिहार से लेकर उत्तराखंड में बाढ़, बारिश और बिजली गिरने से अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। बात कर लेते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के धार की, जहां पर एक पाइप फैक्ट्री आग की लपटों में धूं-धूं कर जलती दिखी। ये आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें और उनसे निकलता हुआ धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि रियल स्टोरी है। धार के पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग की तस्वीरें डरा रही हैं। पूरा इलाका धुआं हो गया। जिस फैक्ट्री में आग लगी वहाँ पाइप बनाने का काम होता है। कच्चे माल में आग पकड़ने की वजह से आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया। धुआं इतना जो 1-2 नहीं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू हुआ। आग देर रात लगी, लेकिन कई घंटों तक नहीं बुझी। राहत की बात ये रही कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, क्योंकि फैक्ट्री में काम सुबह 8 बजे से शुरू होता है। बता दें कि इसी फैक्ट्री में पिछले साल जून में भी आग लगी थी, जिस पर काबू पाने में 12 घंटे का वक्त लगा था। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के एक पॉश होटल में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में होटल आग का गोला बन गया। जिस वक्त आग भड़की, उस वक्त होटल में मेहमान और स्टाफ मौजूद थे। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते आग ने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। धुले रोड पर स्थित होटल ग्रैंड सरोवर में आग लगी। आग तेजी से फैल गई। होटल की बिल्डिंग से आग की उठती लपटें साफ देखी जा सकती हैं। आग की लपटों के साथ उठ रहा धुआं कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि सड़क के करीब ही ये होटल है। जब आग लगी तो कई गाड़ियां होटल के करीब से ही गुजरती दिखी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि सभी लोगों को समय रहते होटल से बाहर निकाल लिया गया। होटल का नाम ग्रैंड सरोवर है और ये शिवसेना विधायक प्रदीप जायसवाल का बताया जा रहा है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा से अब अगले 17 दिनों तक एनआईए के अधिकारी पूछताछ करते रहेंगे। और ताजा अपडेट इससे जुड़ा यह है कि अभी भी उससे पूछताछ हो रही है। कि नापाक राज उगलवाने के लिए एनआईए के 12 अफसरों की टीम काम पर लगी है। आज सुबह 11 बजे से एनआईए हेडक्वार्टर में उससे पूछताछ शुरू हो गई थी। 18 दिनों की पुलिस रिमांड पर रखे गए आतंकी राणा से पूछताछ में उसके परिवार और बैकग्राउंड से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। 26/11 हमले की डिटेल जानकारी उससे ली जा रही है। वो जो भी बयान देगा उसकी हर दिन एक डायरी बनाई जाएगी और हर दिन जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। इससे पहले आज तहव्वुर के प्रत्यर्पण से जुड़ी एक तस्वीर भी आई थी, जिसमें वो बेड़ियों से जकड़ा हुआ देखा गया था। एनआईए की पूछताछ में तहव्वुर राणा का पाकिस्तान कनेक्शन निकलना तय माना जा रहा है। राणा की गवाही के बाद जल्द ही पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब होने वाला है। लेकिन उससे पहले उसका एक बड़ा झूठ पकड़ा गया। एबीपी न्यूज को एक लेटर मिला जिसमें अमेरिका में पाकिस्तान की एम्बेसी अपने लॉस एंजलिस कॉन्सुलेट को कह रही है कि वो तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण केस की निगरानी करे। आदेश था कि केस की हर अपडेट पाकिस्तानी एम्बेसी को दी जाए, जबकि यही पाकिस्तान कल तक कह रहा था कि तहव्वुर उसका नागरिक ही नहीं है। As far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani
original documents for the last 2 decades. I reiterate position, we will give further updates in due course. तहव्वुर को अमेरिकी प्रशासन भी पाकिस्तानी नागरिक बता रहा था। NIA की पूछताछ में अगर तहव्वुर ने पाकिस्तान के राज खोले तो उसका पर्दाफाश होना निश्चित है। अब अगले 17 दिनों तक तहव्वुर राणा जिस जगह पर रहेगा, एक बार उसके बारे में भी जान लीजिए। तहव्वुर राणा को दिल्ली में NIA हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए सेल में रखा गया है। इस सेल का साइज 14 बाई 14 का है, जो सामान्य से थोड़ा बड़ा है। इसी सेल में उसके लिए जमीन से लगा हुआ बिस्तर भी उसे दिया गया है। तहव्वुर राणा की सेल CCTV कैमरों से लैस होगी। इस सेल के अंदर ही उसके लिए अलग से बाथरूम होगा। आतंकी राणा की सेल की सुरक्षा डिजिटल तरीके से हो रही है। तहव्वुर राणा की सेल के बाहर कई गार्ड्स 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। NIA के 12 ऑफिसर्स ही बस सेल के अंदर जा सकते हैं, उनके अलावा वहां कोई नहीं जा सकता। इसी सेल में उससे पूछताछ होगी और इस दौरान 2 कैमरे पूछताछ की पूरी कार्रवाई को रिकॉर्ड भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक आज से ही तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू हो गई है। NIA की टीम बीच बीच में ब्रेक देकर उससे पूछताछ कर रही है। देखिए, तहव्वुर राणा के भारत आते ही राजनेताओं के बीच क्रेडिट लूटने का खेल भी शुरू हो गया है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड भारत आया तो सबसे ज्यादा सियासत महाराष्ट्र में ही हुई है। जहां मोदी है तो मुमकिन है का पोस्टर लगाकर हिंदू संगठन ने मौजूदा सरकार को प्रत्यर्पण का क्रेडिट दिया। साथ ही PM मोदी की सरकार का गुणगान भी किया। लेकिन मोदी सरकार को मिल रहा क्रेडिट शिवसेना उद्धव गुट को रास नहीं आ रहा। सामना में लिखा गया, इनको लगता है मोदी नहीं होते तो प्रत्यर्पण नहीं होता। ये मूर्खों को अति मूर्ख बनाने की कूटनीति है। इस टिप्पणी पर CM देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया भी सुनिए। जो लोग मूर्खों जैसा बयान देते हैं उनको मैं कभी जवाब नहीं देता। हालांकि संजय राउत एक कदम आगे निकले। उन्होंने राणा के प्रत्यर्पण को चुनावों से जोड़ दिया। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे। देखो राणा को हमने फांसी दिया। बिहार के रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्रेडिट वॉर में सरकार का पक्ष रखा। मोदी ने पकड़ के लाया, हम जश्न नहीं मनाते, हम एक एक पाई का आतंकवादियों से हिसाब लेते। आतंकी राणा के प्रत्यर्पण पर क्रेडिट का खेल इन्हीं बयानों पर खत्म नहीं हुआ। मुंबई से लेकर वाराणसी तक तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मोदी सरकार की कूटनीति की जीत बताया गया। PM के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इससे जुड़ा हुआ एक पोस्टर भी दिखा। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी और शाह की तस्वीरों वाला पोस्टर लाया, जिसमें लिखा था, कई होंगे बेनकाब, सबका होगा हिसाब। उस समय कसाब को बिरयानी खिलाई जा रही थी। आज का भारत वो है माननीय मोदी जी का कि जो कोई छेड़ेगा भारत को उसको छोड़ता नहीं है। हालांकि ये हिसाब किताब की बात कांग्रेस को रास नहीं आ रही। उसने प्रत्यर्पण में हुई देरी पर सवाल खड़े कर दिए। उसे लाने में मोदी सरकार को 11 साल लग गए। चिन्हित तो कांग्रेस की सरकार ने ही कर दिया था। प्रत्यर्पण पर कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने कूटनीति का ज्ञान देकर जवाब दिया। क्या भाषा बोल रहे हैं कांग्रेसी। तहव्वुर राणा को अभी ट्रंप सरकार से हम लोग जब उनके आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ तो उसमें सहमति बनी। हालांकि राजनीति से इतर नेता भी मानते हैं कि तहव्वुर को फांसी जरूर मिलनी चाहिए। भी चाहता हूँ कि एकदम गेटवे ऑफ इंडिया पर ताज के सामने उसको लटका दिया जाए। कांग्रेस की भी मांग है कि कसाब की तरह तहव्वुर को भी फांसी दी जाए। बीते 2 दिनों में मौसम का मिजाज काफी तेजी से बदला है। उत्तराखंड के चमोली में भारी तबाही हुई, जहां तेज बारिश और बादल फटने से भारी मलबा नीचे आ गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत मच गई। नंदप्रयाग से लेकर केदार घाटी तक कुछ घंटों की बारिश और ऐसा कोहराम मचा कि गांव से लेकर शहर तक हड़कंप मच गया। बादल फटा है और काफी भयानक दृश्य आप देख रहे हैं, कैसे गधेरे तूफान पे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बादल फटा और पूरे इलाके में तबाही के निशान छोड़ दिए। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई नदी हो। सड़कों पर तेज रफ्तार में पानी बह रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही थम गई। जो बाइक सड़कों पर खड़ी थी वो कबाड़ में तब्दील हो गई।
बाजार की दुकानों में पानी भर गया है, ज्वेलरी शॉप में पानी भर गया है, सामान पानी में बह गया। दुकान पर बैठे अचानक बारिश के कारण ऊपर से पानी आया। पानी मतलब इस हिसाब से आया कि हमको सामान संभालने का मौका तक नहीं मिला। जो हमारा कस्टमर का ऑर्डर का था 40 ग्राम सोने का ऑर्डर तो पूरा बह चुका है। अनाज से भरे गोदाम की हालत तो और भी ज्यादा गंभीर है। बोरियों में भरा अनाज पानी में डूबकर बर्बाद हो गया। प्रशासन सड़कों पर मलबा हटाकर सफाई अभियान में जुटा है। वैसे मौसम की मार हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई दी, जहां कई इलाकों में ओले पड़े हैं। बेमौसम गिरे ओलों को सेब की फसल के लिए काफी खतरनाक बताया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 1-2 मौसम का मिजाज इसी तरीके से 1-2 दिन बिगड़ा रहेगा। ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे मलबा साथ ला रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी इस वक्त बदले मौसम की मार झेल रहा है। ये टूरिस्ट के फेवरेट स्पॉट शिमला बाजार की तस्वीरें हैं, जहां सड़कों पर इस वक्त सिर्फ पानी ही पानी भरा है। आसमान से ओले बरस रहे हैं। जो मॉल रोड सैलानियों से भरा रहता है, जहां पैर रखने की जगह नहीं होती, वहां पानी ही पानी भरा है। शिमला ही नहीं, राज्य के कई हिस्सों में ऐसे ही हालात हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की हैं। इस घर की सीढ़ियों को देखिए, सब कुछ सफेद हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो ये दिसंबर जनवरी का महीना हो और बर्फ पड़ी हो। ओले पड़ने से हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है। पहाड़ों के अलावा यूपी बिहार में भी मौसम का कोहराम दिखा। बिहार में आई आंधी ने 2 शहरों को जोड़ने वाले पीपे के पुल को ही तोड़ दिया, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये पीपा पुल बिहार और यूपी को जोड़ता है। रोजाना हजारों लोग इस पीपा पुल के रास्ते यूपी से बिहार और बिहार से यूपी आते हैं, लेकिन तेज हवाएं आई और अचानक आंधी तूफान के साथ पीपा पुल को बीच से उड़ा ले गई। इस पुल के उड़ने के बाद इलाके में आवाजाही ठप हो गई। लोगों के पास आने जाने के लिए सिर्फ नाव का ही सहारा है। इन तस्वीरों को देखिए कैसे लोग नाव के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इसमें युवा, बच्चे, महिला, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग हैं। साथ में नाव में रखकर बाइक भी ले जाई जा रही है, जिससे नाव से उतरा जा सके। बता दें, ये पीपा पुल बिहार के छपरा और यूपी के बलिया को जोड़ता है। इस पीपा पुल को जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बिहार के नालंदा में कल आई तेज बारिश और आंधी की वजह से भारी तबाही मची है। पेड़ और दीवार गिरने से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। नालंदा की सड़कों पर जगह जगह पेड़ गिरे हैं, जिनको हटाने का काम जोरों शोरों से किया जा रहा है। विशालकाय पेड़ जमीन पर गिरे पड़े हैं। इस तेज रफ्तार तूफान के चलते जिले के कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई है, जिसको ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क भी कई घंटे बंद रहा। शहर से लेकर गांव तक इस तरह की तबाही का मंजर इससे पहले नालंदा वासियों ने कभी नहीं देखा था। राजधानी दिल्ली का पश्चिम बिहार इलाका सुबह 7:15 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बदमाशों ने फॉर्च्यूनर कार में सवार प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार दलाल को एक के बाद एक 7 से 8 गोलियां मारी। हमले में कारोबारी राजकुमार दलाल की मौत हो गई, जबकि गोलीबारी में ड्राइवर घायल बताया जा रहा है। ये घटना उस वक्त हुई जब कारोबारी राजकुमार दलाल जिम से वापस अपने घर जा रहे थे। जहां पर ये पुलिस की वैन खड़ी है, यहीं पर ही तड़के सुबह 7:15 बजे राजकुमार दलाल नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर अपनी गाड़ी से जा रहे थे। जिम करके वो वापस अपने घर की तरफ पहुंच रहे थे, जब अज्ञात बदमाशों ने, हमलावरों ने उनके ऊपर कई राउंड फायरिंग करी और हमला किया, जिसमें मौके पर उनकी मौत हो गई। प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार दलाल की हत्या क्यों की गई, किसके इशारे पर हत्या हुई, अभी इन सवालों का जवाब साफ नहीं है। फिलहाल राजकुमार दलाल की फॉर्च्यूनर कार को पुलिस ने मादीपुर में खड़ा किया है। कार और घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।
अगर आप एक शानदार साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर हैं, इंजीनियर हैं या फिर आपका खुद का स्टार्टअप है, तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक कॉन्टेस्ट आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। अब सवाल यह है कि यह होगा कैसे, तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। नासा ने अंतरिक्ष में मौजूद मानव जनित कचरे को रिसाइकिल करने वाली तकनीक के लिए एक कॉन्टेस्ट शुरू किया है। यानी आपको एक ऐसी तकनीक इजाद करनी है जो अंतरिक्ष में मौजूद ह्यूमन वेस्ट यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों के मल, मूत्र, उल्टी, कपड़े जैसे कचरे का निपटारा कर सके। इस कचरे को इस तरह से रिसाइकिल करना होगा कि उसका इस्तेमाल ऊर्जा, खाद और पानी के तौर पर किया जा सके। नासा ने अपने इस कॉन्टेस्ट को लूनर रिसाइकिल चैलेंज नाम दिया है और इसे जीतने वाले व्यक्ति को इनाम के तौर पर 30 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 26 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस कॉन्टेस्ट के पहले राउंड के लिए दुनिया भर के लोगों ने अपनी एंट्रीज भेजी हैं, जिन्हें नासा के एक्सपर्ट छांटने में जुटे हुए हैं। बेहतरीन एंट्रीज को छांटने के बाद उन लोगों को अपनी तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए नासा के हेडक्वार्टर में बुलाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चांद पर अब तक 96 बैग ऐसे हैं जिनमें इंसानी कचरा भरा हुआ है, जिसे रिसाइकिल करना नासा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही भविष्य में चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की योजना के लिहाज से भी वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट रिसाइकलिंग बेहद अहम है। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज वाराणसी में थे, जहां उन्होंने शहर के लोगों को कई परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी का 50वां वाराणसी दौरा था। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यहाँ महादेव का नाम लेकर प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को अपनत्व का एहसास दिलाया। जोने काशी के स्वयं महादेव चलावलन, आज उहे काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हो। काशी की सुंदरता को बढ़ाने और विकास के काम के लिए करीब 3900 करोड़ की लागत से 44 परियोजनाओं की सौगात दी गई। इनमें बनारस की गलियों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, वाराणसी के स्कूलों के लिए और खिलाड़ियों के लिए परियोजना बनाई गई। अपने बीच पीएम को देखकर उनके वोटर्स खुश थे, इतने कि उन्होंने पीएम की तुलना देश के दूसरे सांसदों से कर डाली। जितनी बार माननीय प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, इतनी बार तो सांसद भी अपने क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं। यह अभूतपूर्व है। पीएम के सांसद बनने के बाद काशी में अब हजारों करोड़ की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। समर्थक मानते हैं कि पीएम ने काशी का कायाकल्प किया है। सिर्फ सौगात ही नहीं, पीएम ने वाराणसी की कानून व्यवस्था पर भी मंथन किया। एयरपोर्ट पर उतरते ही पिछले दिनों शहर में हुए गैंगरेप केस की डिटेल जानकारी दी। पीएम की वो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, जब उन्होंने रनवे पर ही अधिकारियों को रोककर उनसे बात की थी। यहाँ वाराणसी के पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त और जिला कलेक्टर पीएम को गैंगरेप केस में हो रही जांच की जानकारी देते हुए दिख रहे हैं। वाराणसी में एक लड़की के साथ 29 मार्च से 3 अप्रैल तक गैंगरेप किया गया। आरोप है कि 23 लोगों ने मिलकर लड़की का रेप किया। हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है। रेप केस पर बढ़ते जनाक्रोश के बीच प्रधानमंत्री ने जब अधिकारियों से मुलाकात की तो सूत्रों के मुताबिक उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा, कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ने दिया जा सकता। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। धार्मिक नगरी वाराणसी की सुरक्षा चाक चौबंद रहनी चाहिए। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोग सुरक्षित महसूस करने चाहिए। इस केस में अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। माना जा रहा है कि पीएम के हस्तक्षेप के बाद बाकी आरोपियों की धरपकड़ युद्ध स्तर पर होगी। कुछ दिन पहले रेप पीड़िता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने टिप्पणी की थी, जिस पर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस संजय कुमार के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संज्ञान लेने को कहा है, ताकि भविष्य में किसी को शह न मिले। ये मैं बिल्कुल लिखूंगी, उनको रिमाइंड करूंगी जस्टिस मिश्रा के बारे में, और क्योंकि उनको सह मिलती है बाकी जस्टिस।
वहीं बीजेपी प्रियंका चतुर्वेदी को इस पर राजनीति न करने की नसीहत दे रही है। ये मैच्योरिटी का सवाल है, इस प्रकार से टीका टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। ये घटना गौतम बुद्ध नगर की है, जहां 1 सितंबर 2024 को पीड़िता ने सेक्टर 126 थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि आरोपी और पीड़िता दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। लड़का और लड़की वो दिल्ली के किसी बार में मिले और वहाँ से वो लोग पार्टी करने के बाद साथ में चले गए। फिर उसके बाद में लड़की ने एलिगेशन लगाया कि जब मैं इसके साथ गई तो रात में इसने मेरा रेप किया। लेकिन आरोपी को जमानत देने वक्त जो टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने की, उस पर सवाल उठ रहे हैं। अगर पीड़िता के आरोपों को सही भी मान लिया जाए, तब भी ये कहा जा सकता है कि उसने खुद आफत मोल ली और इस घटना के लिए वह खुद भी जिम्मेदार है। यह आदेश जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने आरोपी निश्चल चांडक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अब इसी पर बवाल मचा है। और अहमदाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक अपार्टमेंट में भयानक आग लग गई है। अहमदाबाद के खोखरा इलाके में बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट जहां पर आग लगी, लोग खिड़की और बालकनी से लटककर जान बचाते हुए दिखे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ लोग तो अपने बच्चों को नीचे की मंजिल पर मौजूद लोगों की मदद से बचाते हुए भी दिखे हैं। लोगों को निकालने का काम अब भी जारी है। तस्वीरें देखिए जरा। इस अपार्टमेंट में भयंकर आग, काला निकलता हुआ धुआं और लोग किस तरीके से अपनी और अपनों की जान बचाने में जुटे हुए हैं, ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं। अहमदाबाद के खोखरा इलाके में अपार्टमेंट मौजूद है, जहां पर आग लगी है। आग किस वजह से लगी फिलहाल ये साफ नहीं हो रहा है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से बेचैन परिवार अपने बच्चों को सुरक्षित वहां से नीचे उतारते हुए दिख रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर से काला धुआं साफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदर की तरफ आग लगी हुई है और कोशिश है कि जो अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। अहमदाबाद से ये तस्वीरें, परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। छोटे छोटे बच्चे अंदर फंसे हुए हैं, महिलाएं उन्हें किस तरीके से निकालती हुई दिखाई दे रही हैं बालकनी से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। इस अपार्टमेंट में भीषण आग लगी है। आग किस वजह से लगी, कितने बड़े स्तर पर ये फैल चुकी है, इसे लेकर अभी और डिटेल आगे आपको देंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं अहमदाबाद में, जहां पर खोखरा इलाके में ये अपार्टमेंट मौजूद है और वहीं पर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। कई लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। अब कितने परिवार अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग अंदर फंसे हैं, इस बारे में भी जानकारी मिलना बाकी है। लेकिन आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे छोटे बच्चों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। कई लोग बालकनी से नीचे उतरते दिख रहे हैं और बच्चों को भी कुछ इसी तरीके से वहां से निकाला जा रहा है। कुछ महिलाएं जो अटकी हुई वहां पर फंसी हुई वहां साफ तौर पर इन तस्वीरों में, इस वीडियो में दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ऊपर से महिला उस बच्चे को नीचे की तरफ पकड़ाती है, जो लोग नीचे खड़े हुए हैं। 2 बच्चों को कुछ इस तरीके से वहां से रेस्क्यू किया गया। आपस में ही लोगों ने इन्हें किसी तरीके से वहां जो फंसे थे उन्हें निकाला है। और देखिए, कुछ लोग भी वहां से लटक कर नीचे कूदते हुए अपनी जान बचाते हुए दिख रहे हैं। अब ये आग कैसे लगी है, किसी फ्लैट में लगी वहां से फैली या फिर ये शॉर्ट सर्किट का मामला है, कितने फ्लैट्स इसकी चपेट में आए हैं, ये फिलहाल अभी साफ नहीं है। लेकिन काले धुएं का गुबार साफ जो जिस तरीके से निकल रहा है, वो बता रहे हैं कि अंदर चुनौतियां ज्यादा हो सकती हैं। ये देखिए, बालकनी से नीचे उतरते हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ इस तरह से अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बालकनी से लटक कर नीचे निकलते हुए बचते हुए लोग। 2 कैमरा के जरिए आप इस तस्वीर को देखिए और देखिए ऊपर की तरफ आपको आग की लपटें भी कितनी तेजी से निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। और ये वाकई विचलित करने वाली तस्वीरें हैं और नीचे लोगों का हुजूम भी इकट्ठा हो चुका है। और जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि इस अपार्टमेंट की 5 से 6 मंजिल ऐसी हैं जहां तक आग फैल चुकी है। तो कम से कम 5 फ्लोर ऐसे हैं इस बिल्डिंग के, इस अपार्टमेंट के, जहां पर आग लगी हुई है। और इन्हीं लपटों के बीच अपनों को बचाते हुए खुद से ही लोगों ने किस तरीके से जद्दोजहद की है, कैसी मशक्कत की जा रही है इनकी तरफ से। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। कोई बालकनी से कूदकर अपनी जान बचा रहा है, तो कोई अपने छोटे बच्चों को वहां से सही सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। अहमदाबाद की तस्वीरें हैं ये, जहां पर इस अपार्टमेंट में आग लगी है और काफी भयंकर आग जो तस्वीरों में दिखाई दे रही है
वो समझी जा सकती है। आप देखिए जरा इन तस्वीरों को एक बार फिर से और अंदाजा लगाइए कि लोगों के लिए कितना मुश्किल समय इस वक्त वहां पर है। जिसको जिस तरह से समझ आ रहा है वो एक दूसरे की जान बचाने में लगा हुआ है। महिलाएं जो ऊपर दिखाई दे रही हैं आपको, वो अपने सबसे पहले छोटे बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। 2 बच्चों को उन्होंने कुछ इसी तरीके से यहां से निकाला है। और हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए कुशांक सोनी जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। कुशांक, क्या अपडेट है? किस तरीके से आग लगी है? कितने लोग फंसे हैं? क्या आपको जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अहमदाबाद के खोखरा इलाके में जो रिहायशी इलाका है वहां पर आग लगी थी। तकरीबन 3 बजे के आसपास ये पूरी जो वारदात थी वो बनी हुई थी और सोसाइटी के चेयरमैन ने भी एक स्टेटमेंट अपना जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि सभी जो लोग हैं वो आग लगने के जो शुरुआती तबक्का था उसमें सब लोग नीचे आ चुके थे, लेकिन उसके बाद जो अलग अलग वीडियो सामने आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि जो 6ठी मंजिल पे आग लगी थी, जिसके चलते वहां पर फंसी हुई कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ नीचे उतरने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन फायर की जो टीम है वो स्थल पर पहुंच चुकी थी और उसके बाद में सभी लोगों को एक बाद एक करके नीचे उतारा गया था। मिल रही इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 18 लोगों को रेस्क्यू करके फायर विभाग ने नीचे उतार दिया है। जो आग है उस पर कंट्रोल हो चुका है और कोई हताहत की घटना अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन आग लगने के बाद के जो ये सारे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं वो काफी चौंकाने वाले और डरावने हैं, जिसके चलते अहमदाबाद नगर निगम ने भी जो ये पूरी घटना हुई है उसकी गंभीरता से इंफॉर्मेशन ली हुई है। चलिए, ये एक राहत की बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ है और आग कंट्रोल कर ली गई है। बहुत शुक्रिया कुशांक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात पश्चिम बंगाल की, जहां नौकरी गंवाने वाले 26,000 टीचर अब सड़कों पर उतर आए हैं। नौकरी गंवाने वाले टीचर्स ने शुक्रवार को एसएससी कार्यालय के बाहर धरना दिया। पहले जी तोड़ पढ़ाई, फिर नौकरी के लिए कड़ी मेहनत। इसी भागदौड़ में आधी जिंदगी निकल गई, लेकिन अब नौकरी भी नहीं बची। ये कहानी पश्चिम बंगाल के हर उस शिक्षक की है जिसकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी चली गई है। हम अपने जिंदगी के 25 साल पढ़ाई में बिताए हैं क्योंकि हम टीचर बन पाए थे, लेकिन इस राज्य में जो टीचर का भविष्य है उसको ही खत्म कर दिए, तो हमारा ये पूरा जिंदगी खराब हो गया ना। नौकरी गंवा चुके टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ एसएससी परीक्षा की OMR शीट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिबेट पब्लिश करना होगा, जब तक पब्लिश नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे बैठ रहेंगे। जिसको लेकर हजारों शिक्षकों ने शुक्रवार को सॉल्ट लेक के करुणामयी इलाके से पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भवन तक मार्च निकाला। इससे पहले इन शिक्षकों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी, लेकिन आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया है, इसलिए उनके हाथ भी बंधे हैं। वहीं बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इन शिक्षकों का भविष्य क्या होगा इसका फुल प्रूफ प्लान अभी तक तय नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी विधायक रणविजय साहू पर एक व्यापारी से मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित ने विधायक के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। घटना 26 मार्च की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि विधायक के साथ मिलकर कुछ लोग एक व्यवसायी के साथ हाथापाई कर रहे हैं। इस दौरान बीच बचाव की कोशिश भी होती है, लेकिन विधायक सुनने को तैयार नहीं है। मारपीट का आरोप आरजेडी विधायक रणविजय साहू पर लगा है, जो उस दौरान अपने भाई के साथ मौजूद थे। इस पूरे मामले में पीड़ित व्यापारी सुरेश कुमार ने विधायक के खिलाफ नजदीकी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने आरजेडी को घेरना शुरू कर दिया है। और अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके में गठबंधन हो गया है। दोनों दल आने वाले चुनाव साथ लड़ेंगे। अमित शाह ने कहा है कि आने वाले चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलेगा। 1998 से एआईएडीएमके एनडीए का हिस्सा है। अमित शाह ने कहा कि पलानीस्वामी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आज एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके, भारतीय जनता पार्टी
और सभी साथी दल मिलकर एनडीए के नाते लड़ेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर वक्फ कानून के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज जुमे की नमाज के बाद लखनऊ से जयपुर और कोलकाता तक मुस्लिम संगठनों ने कानून के विरोध में नारेबाजी की। गुलाबी नगरी जयपुर में जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतरे और वक्फ कानून को संविधान के खिलाफ बताया। जयपुर में AIMIM के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। प्रदर्शन में वक्फ कानून के विरोध वाले पोस्टर लहराए गए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम संगठनों ने वक्फ कानून के विरोध में आवाज बुलंद की। कोलकाता के सर्कस एरिया में आलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वक्फ कानून को वापस लेने की मांग की। वहीं लखनऊ में मौलाना कल्बे जव्वाद के नेतृत्व में शिया समुदाय के लोगों ने वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट में इजरायली हमले में मारा गया हमास लीडर इस्माइल हानिये हसन नसरल्लाह की तस्वीर भी दिखाई दी। वक्फ कानून के विरोध की लहर जम्मू कश्मीर में भी नजर आई। घाटी के मैथुद मजलिसे उलेमा की ओर से मस्जिद और दरगाहों में वक्फ कानून के विरोध में प्रस्ताव पढ़ा गया, जबकि राजनीतिक दल PDP के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर वक्फ कानून के विरोध वाले पर्चे लहराए। वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शन को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने वक्फ बचाओ मुहिम नाम दिया है। तो हमारा एहतजाज अभी भी जारी है और जब तक जारी रहेगा जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाता। एक और वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं तो मस्जिदों के अंदर तकरीर की जा रही है। दिल्ली में जमाते इस्लामी हिंदी के हेडक्वार्टर में बनी मस्जिद में खुतबा पढ़ा गया, जिसमें साफ तौर पर वक्फ कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताया गया। यूपी के आगरा की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले माहौल खराब करने की कोशिश की गई। सुबह नमाज के दौरान मस्जिद के अंदर मिला जानवर का सर। 4 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया। कपड़े से चेहरे को छिपा रहा यही वो शख्स है जिसने मस्जिद के अंदर जानवर का सिर रखा। CCTV की तस्वीरों में युवक के हाथ में एक थैला भी नजर आ रहा है। आगरा पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक का नाम नजरुद्दीन बताया जा रहा है। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया वजह साफ नहीं है। इधर मस्जिद के अंदर जानवर का सिर रखे जाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में नमाजियों ने मस्जिद से निकलकर हंगामा किया। वहीं भारी हालात को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने सदर भट्टी से बनटोला तक पैदल मार्च भी किया। उनकी ये डिमांड थी कि तत्काल फांसी दी जाए, जो हमने गिरफ्तारी करी है उनको, और उनको फिर ये समझाया गया है कि भाई ऐसा नहीं होता है, कानून का एक तरीका है। फिलहाल जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आप लोग धीरे-धीरे अपने घरों के लिए डिस्पर्स हो। राजस्थान के जोधपुर के कबीर नगर में एक चूड़ी फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 18 गाड़ियों के साथ साथ स्काई लिफ्ट भी भेजी गई। आग से उठती हुई लपटों से इलाके में दहशत फैल गई। जोधपुर की चूड़ी फैक्ट्री धू-धू कर जल उठी। आग लगी और धीरे धीरे उसने विकराल रूप धारण कर लिया। आग बिल्डिंग की छत में जा पहुंची, जहां पैकिंग का सामान रखा था। आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। दमकल विभाग ने आग बुझाने का काम शुरू किया, साथ ही स्काई लिफ्ट भी मंगवाई गई। बताया जा रहा है कि चूड़ी फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर और छत पर काफी संख्या में डिब्बों में पैक माल रखा था। प्लास्टिक की चूड़ियां होने की वजह से कुछ ही देर में आग तेजी से फैल गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक महिला को मंच पर बुलाया और उसकी सुपारी ले ली। सिंधिया के इस बर्ताव से महिला समेत मंच पर मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने महिला से उसकी सुपारी यानी गुटखा ले लिया था। तो मुझे हाँ कहोगी और इसको फेंको, कि मत देखो कि मैंने तुम्हारी सुपारी ले ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे थे। तभी उनकी नजर सामने बैठी महिला पर पड़ी जो गुटखा खा रही थी। सिंधिया ने महिला को मंच पर बुलाया और गुटखा नहीं खाने की नसीहत दी।
मैंने पकड़ लिया था तुमको आज से नहीं करोगी, नहीं करोगी, हाँ नहीं खाओगी। सिंधिया यही नहीं रुके, उन्होंने महिला से उसका गुटखा मांग लिया। सिंधिया की मांग सुनकर महिला ने मुस्कुराते हुए अपना माथा पकड़ लिया। सिंधिया ने गुटखे की पुड़िया फिकवा दी। अब नहीं करोगी आगे, हाँ चलो लो, इधर आओ। और अब इतनी दुखी मत देखो कि मैंने तुम्हारी सुपारी ले ली, हाँ चलो अब नहीं खाओगी ना। सुपारी लेने का सिंधिया का ये अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। केरल के कन्नूर में पॉक्सो कोर्ट ने रेप के दोषी मौलवी को 187 साल की सजा सुनाई है। यानी मौलवी मरते दम तक जेल में चक्की पीसेगा। मदरसे के मौलवी को बेहद संगीन गुनाह का दोषी पाया गया है। कन्नूर के मदरसे के मौलवी पर 13 साल की 2 नाबालिग छात्राओं का कई बार रेप करने का जुर्म साबित हुआ है। जानकारी के मुताबिक दोनों नाबालिग बच्चियां कोविड के दौरान मदरसे में पढ़ने के लिए जाती थी, लेकिन उनको तालीम देने की बजाय 41 साल का मौलवी मोहम्मद रफी उनका रेप करता रहा। बच्चियों की तबीयत बिगड़ने पर उनके माता पिता उन्हें काउंसलर के पास लेकर पहुंचे तो बच्चियों ने अपने साथ हुई दरिंदगी की कहानी बयां की। मामला सामने आने के बाद मौलवी मोहम्मद रफी पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में मौलवी को दोषी ठहराते हुए कुल 187 साल जेल की सजा सुनाई और अब वो जिंदगी भर अपने घिनौने कर्मों की सजा भुगतेगा। तो देखिए, ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।